हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है भाई कि ये हमारी डेली क्लासेज जाती हैं शाम को जो है कितने बजे आती है भाई? 6 बजे आती है। ठीक है भाई, ये शाम को डेली हमारी क्लासेज जो है 6 बजे आती हैं। तो इसमें आज हम सभी लोग क्या देखेंगे भैया? मगध का उदय देखेंगे। ठीक है, मगध का उदय देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? मगध का उदय जो है हम लोग आज देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे भैया? मगध का उदय देखेंगे। क्या देखेंगे? मगध का उदय आज हम लोग देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे भैया? मगध का उदय किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं। मगध उत्तर भारत का सबसे क्या था, शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। भाई मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या बना था भैया? शक्तिशाली क्या बना था? महाजनपद बनकर उभरा और राजनीतिक गतिविधियों का क्या बना था? ये प्रमुख केंद्र बना था। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद बना और बनकर ये उभरा और जितनी राजनीतिक गतिविधियां थी उनमें जो है प्रमुख केंद्र जो है बन गया था। ठीक है, ऊपरी और निचली गंगा घाटी के बीच स्थित होने से उपजाऊ मिट्टी भूमि तथा लौह जैसी जो है खनिज संपदा और राजगीर के निकट लौह अयस्क के गया के पास जो है ये सब कुछ देखने को मिला, ने इनकी शक्तियों एवं समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाई जो मैंने बताया था इसके पहले वाली क्लास में कि आप सभी लोगों ने देखा था कि भाई जिनके पास लौह वगैरह जो है लोहे वगैरह का जो है जितना ज़्यादा जो है खोज हुआ उतनी ज़्यादा जो है क्या हुई भाई? शत्रुताएं यानी कि बड़ी, मतलब उतने ज़्यादा युद्ध वगैरह देखने को मिले। ठीक है, वही चीज़ें हैं कि शक्तिशाली जिसके पास जितने ज़्यादा धातुओं का प्रयोग होने लगा धीरे धीरे शक्तिशाली चीज़ें होती गई। जैसे जैसे धातुओं का प्रयोग बढ़ता गया वैसे चीज़ें शक्तिशाली और जो है ये सब कुछ होती गई। ठीक है, एक मिनट रुको, माइक, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होती गई। ठीक है, प्रमुख व्यापारिक मार्गों के किनारे होने से जो है मगध को व्यापक व्यापार और धन संपदा प्राप्त हुई। प्रमुख जो व्यापारिक मार्ग थे उनके किनारे होने के कारण इसको क्या हुआ भाई? मगध को व्यापक और जो है धन संपदा जो है व्यापक व्यापार और धन संपदा जो है इसको प्राप्त हुई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, राजगिरी इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। राजगिरी इसकी क्या थी भाई? प्रारंभिक राजधानी थी। राजगीर इसकी क्या थी भैया? प्रारंभिक राजधानी थी। और बिंबिसार तथा अजात शत्रु जैसे शासकों ने मगध में जो है समृद्धि के शिखर तक पहुंचाया। मगध को कहाँ तक पहुंचाया भाई? समृद्धि के शिखर तक पहुंचाया, जिसने आगे चलकर बड़े साम्राज्य की नींव रखी। नंदवंश के शासनकाल में मगध एक अत्यंत शक्तिशाली और जो है प्रमुख साम्राज्य के रूप में उभरा। जो नंद वंश था उस टाइम जो है उसके शासनकाल में क्या हुआ था कि मगध जो था वो भाई क्या बना? शक्तिशाली एवं जो महत्वपूर्ण केंद्र जो है बनकर उभरा था, महत्वपूर्ण साम्राज्य बनकर ये जो है उभरा था। ठीक है, कौन भाई? तो यह जो है नंदवंश। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नंदवंश के समयावधि वगैरह के बारे में, जो किस प्रकार से समयावधि चल रही थी। ठीक है, दिख रही होंगी चीज़ें, मैं आशा कर रहा हूँ। तो इसमें जो है भाई 412 से जो है 345 ईसा पूर्व तक जो है शिशुनाग वंश चल रहा था। शिशुनाग राजवंश 412 ईस्वी से 412 से 345 तक, 412 से जो है 345 तक कौन सा चल रहा था? शिशुनाग चल रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है 321 से जो है भाई 321 से जो है, एक सेकंड भाई मैंने गड़बड़ कर दी भाई, गड़बड़ कर दी, पहले इसको बता दिया। पहले ये था पहले नंबर 544 ईसा पूर्व से जो है 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश राजवंश था। ठीक है, क्या था भाई? हर्यक राजवंश था सबसे पहले, फिर जो है शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर जो है मौर्य साम्राज्य। सबसे पहले क्या था भाई? हर्यक वंश, फिर जो है शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य साम्राज्य। इसका जो है काल पूछ लेता है ऐसे ऐसे कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से है जो है काल पूछ लेता है। ठीक है, काल जो है आप सभी लोग याद रखेंगे कि किसका क्रम क्या है, सबसे पहले कौन सा वंश आया, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, ये जो है इसका क्रम है। तो सबसे पहले जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। ठीक है, हर्यक वंश जो है 444 से जो है 412 ईसा पूर्व तक चल रहा था, और जो है शिशुनाग वंश 412 से 345,
और जो है भाई कौन सा बच रहा है, ये हमारा नंदवंश। नंदवंश जो है 345 से जो है 321 ईसा पूर्व तक जो है नंदवंश चल रहा था, 345 से 321 ईस्वी तक। ठीक है भाई, 345 से 321 ईसा पूर्व तक नंदवंश चल रहा था। और बचा अब ये हमारा कौन सा, मौर्य साम्राज्य। ये 321 से 185 ईसा पूर्व तक क्या चल रहा था भैया, मौर्य साम्राज्य चल रहा था। कितने से, 321 से 185 ईसा पूर्व तक कौन सा साम्राज्य चल रहा था, मौर्य साम्राज्य चल रहा था भाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग हर्यक राजवंश के बारे में। हर्यक राजवंश के बारे में किस प्रकार से चीज़ें थी। तो ये 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला था, मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं पहले बिम्बिसार के बारे में। बिम्बिसार जो है कब से कब तक जो है 544 से 492 ईसा पूर्व तक ये जो है शासक रहा। कब से कब तक भैया, 544 से जो है भैया 400 जो है 92 तक, 544 से 492 तक जो है यह राजा था। ठीक है भाई, कौन, बिम्बिसार, बिम्बिसार था। ठीक है भाई, अब चलिए इसका देखते हैं बिम्बिसार से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, वैवाहिक गठबंधनों, वैवाहिक गठबंधनों कौशल, लक्ष्मी, मद्र के माध्यम से मगध को शक्तिशाली, मगध की जो है शक्ति को सुदृढ़ किया था। मतलब वैवाहिक जो संबंध इसके कहाँ कहाँ से थे भैया, कौशल से थे, लिच्छवी से थे और मद्र, मतलब यहाँ की तीनों लोगों से, यहाँ की जैसे कौशल की पुत्री हो गई या फिर ये सब कुछ, इनसे जो है मतलब धीरे धीरे इसने क्या कर लिया, शादी कर लिया। शादी किसी की बहन से, किसी की बेटी से शादी कर करके जो भाई इसने क्या किया था, मगध को और ज़्यादा शक्तिशाली और जो है सुदृढ़ बनाया था। ठीक है, अंग आधुनिक विहार जो कि है बंगाल क्षेत्र को ब्रह्मदत्त को पराजित कर विजय किया। मतलब इसने अंग को अपने में मिलाया था, ब्रह्मदत्त जो वहाँ का राजा था उसको जो है पराजित करके जो है मगध में जो है मिला लिया था। अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। अवंती जो था इसके साथ जो है मैत्रीपूर्ण जो है संबंध बनाया, यानी कि मित्रता बनाई थी। ठीक है, कुशल प्रशासन एवं जो है सुशासन की स्थापना की इसने, जो है कुशल प्रशासन की और सुशासन की व्यवस्था की। महावीर और गौतम बुद्ध के ये समकालीन था। बिम्बिसार क्या था भैया, महावीर और गौतम बुद्ध के क्या था भाई, समकालीन था। ठीक है, क्या था ये, महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन था। कौन भैया, बिम्बिसार। ठीक है, बौद्ध संघ के संरक्षक रहे। ये जो है बौद्ध संघ का क्या रहा, संरक्षक रहा। कौन, बिम्बिसार। बिम्बिसार के बारे में भाई जान लो, ये वैवाहिक गठबंधनों कौशल, लिच्छवी, मद्र के जो है माध्यम से मगध की शक्ति को क्या किया था, सुदृढ़ किया था। अंग को ब्रह्मदत्त, अंग जो था उसको जो है उसके राजा जो ब्रह्मदत्त थे उसको पराजित करके अंग को जो है मगध में मिला लिया था, जो कि आधुनिक बंगाल और बिहार का क्षेत्र अंग में आता था। ठीक है, अवंती के साथ जो इसने क्या किया था, अवंती के साथ इसने जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। कुशल शासन, प्रशासन एवं सुशासन की जो है स्थापना की थी इसने। कुशल प्रशासन एवं सुशासन की क्या की थी, स्थापना की थी इसने। महावीर और गौतम बुद्ध की क्या था भाई, ये समकालीन था। बौद्ध संघ के ये संरक्षक रहे। ये कह रहा भाई बौद्ध संघ का संरक्षक रहा। ठीक है, अजात शत्रु, भाई अजात शत्रु के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ जिससे ये दिखे सही से। ठीक है, ये 492 से 460 ईसा पूर्व तक जो है क्या रहा भाई, राजा रहा। 492 से 460 ईसा पूर्व तक, ठीक है, राजा रहा। अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। कौशल तथा लिच्छवी वज्र संघ को 16 वर्ष लंबे युद्ध के बाद जो है पराजित किया। इसने कौशल तथा लिच्छवी को जो है, यानी कि जो वज्र संघ था, इसको जो है कितने वर्षों तक, 16 वर्ष लंबे युद्ध के बाद जो है पराजित किया। पाटलिग्राम, भविष्य का जो है पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व को समझा और उसे सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ यानी कि किला बंद किया। इसने जो है पाटलिपुत्र को जो है क्या समझा था भैया, महत्व को उसके समझा और जो है सैन्य दृष्टि से जो है इसको सुदृढ़ किया, यानी कि किला बंद किया। ठीक है, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया सप्तकर्णी गुफा में। इसने जो है राजगृह में जो है सप्तकर्णी गुफा में जो है क्या किया था भैया, प्रथम जो है बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया था राजगीर में। ठीक है, सप्तकर्णी गुफा में, राजगृह में। और जो है प्रथम प्रारंभ में जैन धर्म से प्रभावित थे, बाद में बौद्ध धर्म के क्या हो गए, समर्थक बने। ये प्रारंभ में जो है भाई किस धर्म के थे, किस धर्म के समर्थक थे, तो ये प्रारंभ में भाई जैन धर्म के समर्थक थे। फिर बाद में क्या हो गया भाई, ये फिर जो है
बौद्ध धर्म का जो है समर्थक हो गया। ठीक है, किस धर्म का भाई? ये बौद्ध धर्म का फिर समर्थक हो गया। बौद्ध गौतम बुद्ध ने जो है से भेंट इसने जो है की थी, इसने जो है गौतम बुद्ध से भेंट की, जिसका चित्रण जो है भरहुत शिल्प में मिलता है। कहाँ पर मिलता है भैया? भरहुत शिल्प में जो है इसका चित्रण मिलता है कि इसने जो है गौतम बुद्ध से क्या किया था भैया? भेंट किया था। किसने? अजात शत्रु ने। ठीक है। नवीन सैन्य अस्त्रों का प्रयोग किया। नवीन सैन्य अस्त्र जो थे उनका जो है प्रयोग किया, जैसे महाशिला कंटक। किसका भैया? महाशिला कंटक, यानी कि पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र, जिसे जो है आप सभी ने देखा होगा ना, वो मूवी क्या नाम है भाई उसका? बाहुबली। बाहुबली में जो है महाशिला कंटक का प्रयोग करता है ना वो, और जो है रथ मूसल, यानी कि मूसल युक्त जो है रथ व्यापक विनाश के लिए, जैसे देखा होगा भल्लाल देव, हाँ बाहुबली, तो उसने जो है इसका प्रयोग किया था महाशिला कंटक का, और भल्लाल देव ने जो भाई रथ मूसल का प्रयोग किया था। ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे जो वो रथ के आगे जो चलता है चक्र के जैसा और काटता पीटता एकदम चलता है, उसी का प्रयोग इसने किया था, रथ मूसल का। ठीक है। और जो है महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध का भी प्रयोग किया था इसने। ठीक है। कौशल तथा लिच्छवी को जो है 16 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद पराजित किया। पाटलिग्राम के जो है रणनीतिक जो महत्व को समझा और सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ किया। ठीक है, जो कि पाटलिग्राम भविष्य का क्या था भैया? पाटलिपुत्र हुआ। ठीक है। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति की सप्तपर्णी गुफा में प्रारंभ में जैन धर्म से प्रभावित था अजातशत्रु, फिर बाद में जो है बौद्ध धर्म के समर्थन हो गया। बौद्ध गौतम बुद्ध से भेंट की, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? भरहुत शिल्प में। भरहुत शिल्प में जो है जिसका चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है। नवीन सैन्य अस्त्रों का प्रयोग किया, जैसे महाशिला कंटक और रथमूसल जैसे जो है अस्त्रों का प्रयोग किया। उदयन, उदयन भाई कौन था? तो उदयन जो है भैया ये जो है 460 से 444 ईसा पूर्व तक जो है क्या रहा भाई? राजा रहा उदयन। ठीक है। गंगा और सोन नदियों के संगम पर राजधानी को स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र की जो है स्थापना या फिर विकास किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है इसने की थी। मगध की राजधानी को जो है मगध की राजधानी क्या बनाया था इसने? पाटलिपुत्र को बनाया था, जो कि गंगा एवं सोन नदियों के जो है संगम पर जो है बसता है। ठीक है। कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण हर्यक वंश का पतन प्रारंभ हुआ। कमजोर जो उत्तराधिकारी थे उसके कारण जो है क्या हुआ था? हर्यक वंश का पतन हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम दशक कौन था भैया? नागदशक माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश, इसमें क्या भाई? शिशुनाग के बारे में हम पहले देखेंगे, जो कि 412 से जो है 394 ईसा पूर्व तक था। 412 से 394 ईसा पूर्व तक शिशुनाग जो है राजा था। और जो है शिशुनाग जो है प्रारंभ में हर्यक वंश के अधीन एक आमत्य था, यानी कि मंत्री था। शिशुनाग क्या था भैया? प्रारंभ में हर्यक वंश के अधीन एक क्या था? आमत्य था, मंत्री था। इसने जो है हत्या की थी उसकी, जो है हर्यक वंश का लास्ट शासक था। ठीक है, उदयन। उसने हर्यक वंश के अंतिम शासक के अब्दस्त को मगध का राजा बना। ठीक है, उसने अब्दस्त कर यानी कि मार कर जो है ये क्या बना था? मगध का राजा बना था, हर्यक वंश के अंतिम शासक को। वही मैंने आप सभी लोग को बताया पहले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिशुनाग ने अवंती को पराजित कर उसे मगध राज्य में सम्मिलित किया। शिशुनाग ने अवंती को पराजित किया था भाई, और क्या किया था? मगध राज्य में सम्मिलित किया था। प्रारंभिक राजधानी जो है गिरिब्रज यानी कि राजगिरी थी, जिसे बाद में वैशाली स्थानांतरित किया। यानी कि जो भाई इसकी राजधानी इसने क्या बनाई थी? गिरिब्रज थी प्रारंभिक, उसको बाद में इसने क्या किया था? वैशाली स्थानांतरित किया था। कालाशोक, कालाशोक के बारे में भाई 394 से 366 ईसा पूर्व कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में क्या हुआ था भैया? द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था भैया? कालाशोक के शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया था। मतलब वैशाली था, उसको जो है पाटलिपुत्र जो है इसने स्थानांतरित कर दिया था। किसने? कालाशोक ने। कालाशोक ने राजधानी को कहाँ पर? पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है। कालाशोक की हत्या जो है महापद्म नंद द्वारा की गई थी, जिसने जो है शिशुनाग वंश का जो है अंत हो गया था। जिससे क्या हो गया था? शिशुनाग वंश का अंत हो गया था और नंद वंश की स्थापना हो गई थी। कालाशोक की हत्या किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। ठीक है, किसने की थी भैया? महापद्म नंद ने की थी।
जो कि नंद वंश के जो है संस्थापक बाद में हुआ कौन, महापद्म नंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नंद राजवंश के बारे में। किस राजवंश के बारे में भैया, नंद राजवंश के बारे में। इसमें महापद्म नंद के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसने जो है कालाशोक की हत्या की थी। महापद्म नंद ने जो है मगध राज्य का विस्तार गंगा के मैदानों से बाहर तक किया। जो गंगा के मैदान थे उसके बाहर तक महापद्म नंद ने जो है मगध राज्य का विस्तार किया। मगध राज्य का विस्तार इसने कहाँ से कहाँ तक किया भैया, तो गंगा के मैदान थे वहीं तक सिर्फ ये पहले विस्तृत था मगध साम्राज्य, लेकिन अब उसके बाहर भी उसने कर दिया। ठीक है, उसने कलिंग को विजय किया। हाथी गुम्फा अभिलेख में जिसका उल्लेख देखने को मिलता है, उसने कलिंग को जो है विजय किया, यानी कि कलिंग को जीता किसने, महापद्मनंद ने। इसका उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। महापद्मनंद ने जो है किसको जीता, कलिंग को जीता। इसका उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, अनेक क्षत्रिय वंशों को पराजित किया और स्वयं एकराट यानी कि एकमात्र सार्वभौम शासक घोषित किया। खुद को इसने क्या कर लिया था भाई, एकराट उपाधि से जो है धारण किया था। इसने खुद के लिए क्या किया था, एकराट उपाधि को धारण किया था। अनेक क्षत्रिय वंशों को इसने क्या किया था भाई, पराजित किया था। इसने बहुत सारे क्षत्रिय वंशों को पराजित कर दिया था। किसने भैया, महापद्मनंद ने। इसीलिए तो कहा गया था भाई नंद वंश जो है चरम सीमा पर ले गया था किसको भैया, मगध साम्राज्य को। मगध साम्राज्य को ये भाई चरम सीमा पर ले गया था नंद वंश। ठीक है, नंद वंश ये सारे के सारे कहाँ पर ले गए थे भाई, एकदम चरम सीमा पर ले गए थे इसको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं घनानंद के बारे में। भाई घनानंद अंतिम शासक था 329 से 321 ईसा पूर्व। घनानंद क्या था भाई, ये अंतिम शासक था घनानंद। 329 से 331 ईसा पूर्व घनानंद अंतिम शासक था, जिसके पास जो है अपार धन संपदा और एक शक्तिशाली सेना थी। भाई इसके पास बहुत सेना थी, बहुत सेना थी, और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उसकी कठोर एवं दमनकारी कर नीति के कारण जनता में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। जनता में जो है इसकी कठोर एवं दमनकारी जो नीति थी उसके कारण जनता में व्यापक असंतोष था भाई। अंततः उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य यानी कि कौटिल्य द्वारा अपदस्थ कर दिया गया, जिससे जो है मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। भाई मतलब सोच लो, इतनी विशाल सेना, ये सब कुछ होने के बाद भाई इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है समाप्त कर दिया भाई। ठीक है, क्या कर दिया, समाप्त कर दिया भाई। मतलब समझ रहे हो कि इतनी सेना, इतना धन संपदा होने के बाद भी ये चंद्रगुप्त मौर्य से बच नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर क्या लगा था भाई, गुरु की नीति काम आई थी। गुरु का जो बात मानेगा भाई, वो हमेशा कोई भी सामने खड़ा हो उसको एकदम धड़ाक से समाप्त कर सकता है भाई। तो इसीलिए गुरु की बात हमेशा मानना चाहिए। ठीक है, और ऐसा हुआ क्या होता, क्योंकि भाई घनानंद जो था उसने जो चाणक्य को जो है भरे दरबार में से भगाया था, चुरकी या ऐसा कुछ उनका मजाक बनाकर। ठीक है, तो इसी कारण से इनको जो है गुस्सा आ गया था और ये गए थे फिर चंद्रगुप्त मौर्य इनसे मिले। रास्ते में खेल रहे थे, कुछ क्रीड़ा कर रहे थे, तो इन्होंने इनको जो है खरीद लिया था। किससे, उनकी माँ से या किसी से, उनकी माँ से ही खरीद लिया था इनको। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है उनकी माँ से जो है क्या कर लिया था भाई, खरीद लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने जो है इनको पूरी शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र इन सब का जो है ज्ञान दिलवाया, और जो है धीरे धीरे फिर इनको उस काबिल बनाया कि ये जो है घनानंद का अंत कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फारसी आक्रमण। फारसी आक्रमणों ने भारतीय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक आपदा आदान प्रदान और जो है सैन्य रणनीतियाँ लाई। ये जो है क्या लाए थे भाई, नई जो है सांस्कृतिक व्यवस्था, नई प्रशासनिक व्यवस्था और जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं सैन्य रणनीतियाँ जो है इन्होंने नई नई सैन्य रणनीतियाँ लाई थी। ठीक है, फिर भी भारतीय संस्कृति जो है लचीली बनी रही। विदेशी प्रभावों को आत्मसात करते हुए अपनी स्वदेशी परंपराओं को बनाए रखा। इन्होंने जो है अपनी स्वदेशी परंपरा जो थी इनको बनाए रखा था। भले भाई विदेशी सब कुछ आ गया था, लेकिन विदेशियों को अपनाया नहीं, सारी की सारी चीज़ें अपने बनाए रखी। ठीक है, फारसी आक्रमण कौन कौन से थे वो चलिए हम लोग देखते हैं किस किसने किया था। ठीक है, साइरस महान। फारसी आक्रमण में जो है साइरस महान जो है 580 से 530 ईसा पूर्व तक जो है यह था। तो इसने जो है अकेमेनिड साम्राज्य का महानतम विजेता था। ये क्या था, महानतम विजेता था, यानी कि अखेमेनिड जो साम्राज्य था उसका ये महानतम विजेता था। उत्तर पश्चिमी भारत में जो है अभियान का नेतृत्व करने वाला प्रथम गांधार क्षेत्र पर कब्जा किया। ठीक है,
उत्तर पश्चिम जो भारत था, भारत में अभियान का नेतृत्व करने वाला प्रथम था। और जो गांधार जो क्षेत्र था, आप सभी लोगों को पता होगा गांधार भी 16 महाजनपदों में से एक था। तो गांधार पर इसने जो है भाई कब्जा किया था। ठीक है। सिंधु नदी के पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों ने उसकी क्या की थी, अधीनता स्वीकार की और कर यानी कि श्रद्धांजलि देने प्रारंभ की, यानी कि कर देना जो है इसने प्रारंभ किया। कहाँ पर? इसको जो है पश्चिमी जो भारतीय क्षेत्र थे, पश्चिम में जैसे देख सकते हो इधर राजस्थान वगैरह साइड वाला जो क्षेत्र था, उस साइड उस टाइम आता था, क्योंकि महाजनपद में वही सारे के सारे उस टाइम पश्चिमी क्षेत्र में आते थे। ठीक है। उन्होंने क्या किया, कर देना जो है प्रारंभ किया। ठीक है। वो आता नहीं भाई, लेकिन वो उस अकॉर्डिंग जब 16 जनपद थे उसके अकॉर्डिंग जो है वो पश्चिम में आता था। ठीक है। वो पश्चिम में है नहीं, है तो सॉरी वो पश्चिम में ही है भाई। ठीक है। क्या ही बताऊँ मैं, वो पश्चिम में ही राजस्थान वगैरह वाला एरिया, ये वाला एरिया जैसे आप सभी लोग मैप पे देख सकते हैं। ये जो एरिया है, ये जो है ये पूरा का पूरा एरियाज़ वाले जो ये एरियाज़ वाले थे, इन्होंने जो है इसको कर देना प्रारंभ किया। इन्होंने इसको क्या कह देना प्रारंभ किया भैया, कर देना जो है प्रारंभ कर दिया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साइरस महान को। डेरिस प्रथम साइरस का पौत्र था। ये 522 से जो है 486 ईसा पूर्व तक था, शासक था। ये साइरस का जो है पौत्र था। 518 ईस्वी में जो पंजाब और सिंध को मिलाया था, इसने पंजाब और सिंध को मिला लिया था। किसमें? गांधार में भाई, गांधार वाले क्षेत्रों में। ठीक है। इस क्षेत्र को अकेमेनिडा साम्राज्य का 20वां छत्रप बनाया, यानी कि 20वां जो है प्रांत बनाया गया इस क्षेत्र को। किसका? अकेमेनिड जो साम्राज्य था उसका क्या बनाया था, 20वां छत्रप इसको बनाया था। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। जर्सीस 465 से 456 ईसा पूर्व। जर्सीस जो है 465 से 456 ईसा पूर्व। इसके द्वारा क्या क्या कार्य थे भाई? तो भारतीय प्रांतों का उपयोग जो है अपनी राजनीतिक सैन्य शक्ति सुदृढ़ करने हेतु जो है इसने प्रयोग किया था। इसने भारतीय प्रांतों का उपयोग जो है अपने राजनीतिक सैन्य शक्ति सुदृढ़ करने हेतु प्रयोग किया था। किसने? जर्सी ने, जो कि 465 से 456 ईसा पूर्व तक जो है ये राजा था। यूनान अभियानों में भारतीय पैदल सेना और घुड़सवार टुकड़ियों की तैनाती की थी। इसने यूनान अभियानों में जो है भारतीय पैदल सेना और जो घुड़सवार टुकड़ियों की क्या की थी, तैनाती की थी। यूनान में असफलता के पश्चात भारत की ओर फारसी विस्तार रुक गया। यूनान में जब असफलता इनको मिली तो भारत की ओर जो है फारसी विस्तार रुक गया, किंतु इस क्षेत्र पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण बना रहा। मतलब जो क्षेत्र इन्होंने छिगाए हुए थे उस पर जो इनका क्या बना रहा भाई, मतलब उनका जो है क्या बना रहा, अपना जो है नियंत्रण बना रहा है, इनका प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेरियस द्वितीय भाई, ये 380 से जो है 330 ईसा पूर्व तक था। इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे? तो सिकंदर महान के विरुद्ध युद्ध में भारतीय सैनिकों को फारसी सेना में सम्मिलित किया। सिकंदर महान के विरुद्ध युद्ध में जो है इसने क्या किया था, भारतीय सैनिकों को फारसी सेना में सम्मिलित किया। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व संध्या पर भारत में फारसी नियंत्रण कमजोर पड़ चुका था। भारत में जब जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उसके पूर्व जो उसके पहले की संध्या थी शाम तक, उस पर क्या हो चुका था कि भारत में फारसी नियंत्रण कमजोर पड़ चुका था, जिससे जो है उत्तर पश्चिम भारत पर जो है आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाई इसी कारण से जो उत्तर पश्चिम भारत पर क्या हुआ था, आक्रमण का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ था, क्योंकि फारसी जो है वहाँ पर कमज़ोर हो गए थे। ठीक है। फारसी आक्रमण के प्रभाव क्या क्या हुए भाई, देखो अब देखते हैं हम लोग फारसी आक्रमण के प्रभाव क्या क्या हुए। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, भारतीय ईरान व्यापार को बढ़ावा मिला। भारत और जो ईरानी व्यापार था उसको बढ़ावा मिला, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव हुआ। व्यापार और सांस्कृतिक क्या हुआ, आदान प्रदान इससे संभव हुआ। सिकंदर के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि भारत पहली बार व्यापक रूप से बाह्य आक्रमणों के संपर्क में आया। इससे क्या हुआ था भाई, सिकंदर के जो है आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ था, क्योंकि भारत पहली बार जो है व्यापक रूप से जो है बाह्य आक्रमणों के संपर्क में आया था, इसी कारण से। ठीक है। खरोष्ठी लिपि का परिचय हुआ, जो एक ईरानी लेखन शैली थी और उत्तर पश्चिम भारत में जो है लोकप्रिय हुई। ये क्या हुआ भाई, खरोष्ठी लिपि जो थी उसका परिचय हुआ, जो कि एक ईरानी लेखन शैली थी और उत्तर पश्चिम जो भारत वाले इलाके हैं उसमें लोकप्रिय हुई। जैसे आप सभी लोग देख सकते हो, खरोष्ठी लिपि जो है वो अधिकतर गांधार वगैरह वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। गांधार हो गया, इधर जो है
काबुल अफगानिस्तान, इन साइड वाले क्षेत्रों में जो ज़्यादातर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। पंजाब हरियाणा वाले जो ऐसे तिरछे वाले एरियाज़ हैं, ये वाले एरियाज़ में जो है ऐसे देखने को मिलेगा। ये ऐसे हैं, ये ऐसे है ना, ये ऐसे हमारी दिशाएं हैं, ठीक है। लेकिन उनमें देखने को कैसे मिलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे वाले एरियाज़ में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अशोक के जो है कुछ अभिलेखों में इसी लिपि में लिखे गए, वही मैंने कहा ना, अशोक के वगैरह के जो लिपि वगैरह देख सकते हो उस साइड वाले क्षेत्र में इसी लिपि में लिखे गए होंगे अशोक के अभिलेख, ठीक है। फारसियों, विशेषता जो डेरियस प्रथम ने गांधार, पंजाब और सिंध के कुछ भागों में पहली बार संगठित प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया था। फारसियों ने, यानी कि जो मुख्यतः जो है डेरियस प्रथम था, इसने गांधार, पंजाब और सिंध वाला जो क्षेत्र था उसके कुछ भागों पर पहली बार क्या किया था, संगठित प्रशासनिक नियंत्रण किया था। नहीं तो पहले आक्रमण वगैरह या शासन वगैरह हुए थे, लेकिन इस तरीके से संगठित वगैरह नहीं होते, तो वही चीज़ संगठित इसने किया था, ठीक है। फारसी शिला स्तंभ, मूर्तियाँ और अभिलेख ने भारत में एकात्म स्तंभ परंपरा को प्रेरित किया, जिसका परिपक्व रूप अशोक स्तंभों में दिखाई देता है। फारसी जो शिला स्तंभ थे, मूर्तियाँ एवं अभिलेख जो थे, यानी कि इन पर जो अभिलेख वगैरह लिखे जाते हैं, ये भारत में एकात्म स्तंभ परंपरा को जो है प्रेरित किया था इसने। लेकिन इसका परिपक्व रूप जो हमें कब देखने को मिलता है, अशोक के समय में। जैसे देख सकते हो अशोक स्तंभ वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो देखने को मिलती, ये देखो स्तंभ का दिया गया हुआ है, लेकिन इसमें क्लियर इमेज नहीं दिख रही है। बुक में है क्लियर इमेज, ठीक है भाई। ये PDF मैंने क्लिक किया था तो उसमें उतना बेहतरीन क्लियर आया नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेरियस तृतीय को गैगामेला के युद्ध में सिकंदर ने पराजित किया, जिससे अकेमेनिडिया साम्राज्य का पतन हुआ। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनने के चांसेस भरपूर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये चलिए आप सभी लोगों को बताता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ डेरियस द्वितीय जो था उसको गैगामेला का युद्ध, ये भाई पूछ सकता है गैगामेला का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो डेरियस तृतीय और किसके बीच भाई, सिकंदर के बीच हुआ था। डेरियस तृतीय और जो है सिकंदर के बीच क्या हुआ था, गैगामेला का युद्ध हुआ था। और जो है कितने सन में हुआ था, तो 330 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने में हुआ था भैया, 330 ईसा पूर्व में हुआ था। जिससे क्या हुआ था, अकेमेनिडिया साम्राज्य का पतन हुआ था, यानी कि अखमीनिया जो साम्राज्य था उसका पतन हुआ था। भाई पूछ सकता है किस युद्ध के तहत जो है अकेमेनिडिया साम्राज्य का पतन हुआ था, तो भाई डेरियस द्वितीय के द्वारा जो है जो गैगामेला का युद्ध हुआ था, डेरियस द्वितीय और तृतीय और सिकंदर के मध्य हुआ था 330 ईसा पूर्व में। उसी के द्वारा जो है अकेमेनिडिया यानी कि अखमीनी साम्राज्य का पतन हुआ था भाई, ठीक है। भाई 2 ही पेज हैं, तीसरा वाला अपने आप आ गया है भाई। सिकंदर का आक्रमण यानी कि यूनानी आक्रमण किस प्रकार से हुए वो भारत पर, वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह जो भाई मकदूनिया के सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया 327 से 325 ईसा पूर्व में, ठीक है। उत्तर पश्चिम, उस समय उत्तर पश्चिम भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जो उत्तर पश्चिम भारत है वो कई छोटे राज्यों में विभाजित था। प्रमुख शासक उस टाइम कौन कौन थे जब मकदूनिया के सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया था, तो आम्बीज थे तक्षशिला के शासक। आम्बी थे कहाँ के भैया, तक्षशिला के शासक। अभिसार का शासक था, और जो है पोरस था, पोरस झेलम और चिनाब नदियों के बीच का शासक था। पोरस जो था भैया वो झेलम और चिनाब नदियों के बीच का क्या था, शासक था पोरस, ठीक है। जब इसने आक्रमण किया था, किसने, सिकंदर ने आक्रमण जब किया था, तो अम्बी था तक्षशिला का शासक, अभिसार का शासक था, और जो पोरस जो कि झेलम चिनाब नदियों के बीच का शासक था, ये भी था पोरस, ठीक है। निसा या फिर नस्या सहित कई गणराज्यात्मक राज्य भी अस्तित्व में थे उस टाइम, ठीक है। यह क्षेत्र अत्यंत सुसंगठित था और जो है आंतरिक संघर्षों से ग्रस्त था। मतलब इसी कारण से जो है सिकंदर सफल भी हुआ था कि यहाँ पर आंतरिक जो है अशांति थी, एक प्रकार से समझ लो आंतरिक संघर्ष थे कि भाई तू मेरे से बड़ा नहीं हो सकता, मैं तेरे से छोटा नहीं हो सकता, ये वह फलाना ढिमकाना ले ढिसुम ढिसुम, वही चल रहा था। तो इससे क्या हुआ था कि भाई यह क्षेत्र अत्यंत असंगठित था और आंतरिक संघर्षों से क्या था भाई, ग्रस्त था, ठीक है। इसी कारण से ऐसा हुआ था, ठीक है। हाइडेस्पसीज का युद्ध, ये भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध भाई, ये याद रख लेना एकदम, इसको कंठस्थ याद रखना। हाइडेस्पसीज का युद्ध, हाइडेस्पसीज का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में हिंदुकुश पर्वत पार
की और स्थानीय जनजातियों से जो है युद्ध में लगभग 10 महीने व्यतीत किया। इसने जो है 327 ईसा पूर्व में जो है हिंदू कुश पर्वत पार किया और स्थानीय जो जनजातियां थी उनसे लगभग 10 महीने तक युद्ध किया। ठीक है, नौकाओं के पुल का उपयोग करके उसने जो है 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार किया था। नौकाओं का जो है पुल का उपयोग करके, नौकाओं के पुल का उपयोग करके इसने क्या किया था, 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार किया था। ठीक है, सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में हिंदू का पर्वत पार किए और स्थानीय जनजातियों से कितने महीने तक इसका युद्ध चला था, लगभग 10 महीनों तक चला। और नौकाओं के पुल का उपयोग करके उसने जो है 326 ईसा पूर्व में क्या किया था, सिंधु नदी को पार किया था भाई। ठीक है, तक्षशिला के शासक आम्बी ने जो है सिकंदर का स्वागत किया था। तक्षशिला का जो शासक था, ऊपर जो आम्बी, आप लोग सभी ने पढ़ा कि इसके युद्ध के टाइम कौन कौन था शासक, तो जो आम्बी था इसने सिकंदर का स्वागत किया था भाई, भरपूर स्वागत किया था सिकंदर का आम्बी ने। सिकंदर ने तक्षशिला से हाइडे स्पीसीज यानी कि झेलम नदी तक मार्च किया, झेलम नदी तक मार्च किया, जहाँ 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीसीज का युद्ध लड़ा गया भाई। अब देखो भाई, तक्षशिला से इसने झेलम नदी तक, जो झेलम नदी वाला इलाका है वहाँ तक इसने क्या किया था भाई, मार्च किया था तक्षशिला से जो है हाइडे स्पीसीज, यानी कि ये लोग झेलम नदी को हाइडे स्पीसीज कहते थे। ठीक है, तो झेलम नदी तक जो है इसने क्या किया था, मार्च किया था, जहाँ 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, हाइडे स्पीसीज का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, मजबूत सेना होने के बावजूद पोरस हार गया। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अधीनस्थ शासक के रूप में बहाल किया। मतलब उसी के अधीन रहकर जो है ये शासक करेगा। पोरस की वीरता को देखकर, पोरस बहुत वीर था, उसकी वीरता को देखकर इसने एक कदम उठाया था। किसने भैया, सिकंदर ने जो है इसको जो है कहा कि भाई तुम राजा रहो लेकिन तुम मेरे अधीन रहोगे। ये कहकर जो है इसने जो है सिकंदर ने जो है इसको छोड़ दिया, किसको, पोरस को। ठीक है, सिकंदर की वापसी, सिकंदर की वापसी किस प्रकार हुई थी भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बढ़ते प्रतिरोध और नंद साम्राज्य यानी कि मगध की विशाल शक्ति से के भय से सिकंदर की सेना वापस लौट गई। मतलब ये जो है सिकंदर की सेना जो है, नंद साम्राज्य जो था इसकी विशाल शक्ति से डर कर भाई, और प्रतिरोध एकदम दैट खल्लासा चल रहा था भाई, एकदम गर्दन रेत दो वो चल रहा था भाई। इससे डर कर क्या हुआ था, सिकंदर की सेना जो है वापस लौट गई थी। जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए सिकंदर निकेटर जैसे यूनानी सत्रापों और सेनापतियों को छोड़ गया। मतलब उसने जो है सिकंदर जो था उसने निकेटर जैसे जो यूनानी सत्राप थे उनको जो है यहीं पर छोड़ दिया, या सेनापति जो थे उनको छोड़ दिया कि भाई तुम लोग यहाँ पर राज करो, अब मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ। ठीक है, बेबीलोन पहुँचकर वह जो है बीमार पड़ा और जो है 323 ईसा पूर्व में उसकी क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। बेबीलोन जाकर ये क्या हुआ था भाई, ये बीमार पड़ गया था बेबीलोन जाकर, और वहीं पर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या क्या हुए भाई, ये जो है जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि भाई ये जो है पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो इसको जान लो भाई। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव, भारत में हेलेनिस्टिक कला, संस्कृति और जो वास्तुकला का परिचय हुआ। भारत में हेलेनिस्टिक कला और संस्कृति और कला वास्तुकला का जो है परिचय हुआ। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद जो है इंडो यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद क्या हुआ था भाई, इंडो यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। भारतीय सिक्कों का जो है प्रभाव, जिसके बाद जो है शासकों द्वारा ग्रीक शैली में सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा। शासकों द्वारा क्या हुआ भाई, ग्रीक शैली में जो है सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, ग्रीक वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान का भारत में जो है संभावित जो क्या हुआ, संचरण हुआ, यानी कि फैलाव हुआ। ठीक है भाई, किसका, जो ग्रीक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे उनके ज्ञान का जो है भारत में क्या हुआ भाई, प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, नोट में देखो भाई, फारसी शासक डेरियस प्रथम, जो फारसी शासक डेरियस प्रथम था, 522 से 486 ईसा पूर्व को भारत के कुछ भागों पर चढ़ाई करने वाला पहला विदेशी शासक माना जाता है भाई। डेरियस प्रथम को पहला विदेशी शासक माना जाता है, जिसने क्या किया था, भारत के कुछ भागों पर चढ़ाई की थी। हेरोडोटस के अनुसार उसने सिंध नदी के आसपास के क्षेत्रों और आज के राजस्थान के मरुस्थलीय भाग तथा पंजाब के कुछ हिस्सों तक अपना अधिकार किया था। किसके अनुसार भाई, हेरोडोटस के अनुसार। हेरोडोटस के अनुसार क्या था भाई, कि इसने जो है सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र थे और जो है आज के राजस्थान वगैरह वाले जो क्षेत्र हैं
वहाँ पर जो है मरुस्थली, वहाँ के जो मरुस्थली बाग हैं और तथा पंजाब के कुछ हिस्सों पर इसने क्या कर लिया था, अपना अधिकार जो है कर लिया था। ठीक है, सिकंदर से जो है रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य हैं भाई, वो जान लेते हैं हम लोग। सिकंदर की शिक्षा प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने दी थी। प्रसिद्ध जो दार्शनिक अरस्तु था उसने सिकंदर को शिक्षा दी थी। अनेक युद्धों में भाग लेने के बावजूद अपने संपूर्ण सैन्य जीवन में सिकंदर कभी पराजित नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है भाई। ये जो है कई जगहों पर जो है क्या हुआ था भाई, युद्धों में लड़ा था, लेकिन ये कभी पराजित नहीं हुआ था सिकंदर। ठीक है, मिस्र में सिकंदर को देवता ज्यूस का पुत्र घोषित किया गया था, यानी कि ज्यूस अम्मोन इसको कहा गया था। सिकंदर को ज्यूस अम्मोन कहा गया था, यानी कि देवता का जो है, देवता ज्यूस का जो है पुत्र घोषित किया गया था। किसको, जो है सिकंदर को, मिस्र में। ठीक है, जिससे उसकी दिव्य छवि और भी क्या हुई, सुदृढ़ हुई। इसकी क्या हुई, दिव्य शक्ति जो है और भी सुदृढ़ हुई। सिकंदर ने अपने नाम पर लगभग 20 से अधिक नगर बसाए, जिन्हें अलेक्जेंड्रिया कहा गया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मिस्र का अलेक्जेंड्रिया था। क्या था, अलेक्जेंड्रिया जो है मिस्र का था। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज जो है पूर्णतः जो है मगध जनपद का उदय जो है, इसमें शासन किस प्रकार से किन किन लोगों ने किया था, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, मगध महाजनपद के बारे में। ठीक है, आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैंने कहा था डेली एक वीडियो आएगी भाई, पहले मैंने कहा था अल्टरनेट डेट पर, लेकिन अब डेली एक वीडियोस आ रहे हैं डेली, इसलिए एक ही चैप्टर समाप्त कर रहा हूँ, वरना 2 चैप्टर लेकर आता था ना। लेकिन अब डेली जो है एक ही चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, लेकिन डेली की क्लास हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।